नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएचयूबी स्टडी चैनल में। तो देखिए आज हम जो रीति काव्य है आपके दूसरा पेपर है हिंदी साहित्य में, उसमें पहले हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल जी का मैंने जो पेपर में पूछा जाता है, उसका पीवाईक्यू का वीडियो बना ही दिया था। आप एक बार और देख लीजिए पीवाईक्यूज़। जो ये 11 क्वेश्चंस हैं, ये आपके लॉन्ग में आते हैं और ये कुछ व्याख्याएँ आती हैं और ये टोटल कुछ 5-6 सालों के हैं और ये 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन होंगे, इनके आंसर अगली वीडियोस में आएंगे। तो अभी आज हम लोग चालू करते हैं बिहारी लाल के संक्षिप्त परिचय से। आज हम लोग इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेंगे, उसके बाद इन्होंने जो दोहे लिखे हैं उनकी व्याख्याएं भी हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे और जो ये क्वेश्चंस हैं ऊपर लॉन्ग वाले, वो भी जल्दी आपके सामने वीडियोस आएंगे। तो बिहारी लाल का संक्षिप्त जीवन परिचय। देखिए इनका जन्म 1603 ईस्वी में हुआ था। देखिए ईस्वी और संवत अलग-अलग होता है। यदि आप ईस्वी में 57 ऐड कर देंगे तो वो संवत हो जाएगा, ठीक है? ये आप ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य में ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। आपको कन्फ्यूजन हो सकता है ना इसमें, ठीक है? तो देखिए जीवन परिचय में ये होता है ना, कोई-कोई लोग जन्म तिथि अपने-अपने हिसाब से मानते हैं, पर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने संवत 1660 ईस्वी को बिहारी लाल जी का जन्म माना है, ठीक है? मृत्यु उनकी 1663 ईस्वी या 1720 संवत में हुई थी। उनका जन्म स्थान ग्वालियर के समीप बसवा गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। मृत्यु स्थान वृंदावन है। पिता का नाम केशव राय है। पूरा नाम बिहारी लाल चौबे है। जाति ये इनकी जो जाति थी, जाति के ये माथुर चौबे थे अर्थात चतुर्वेदी थे, ठीक है? इसीलिए इनका पूरा नाम बिहारी लाल चौबे कहा जाता है। इनके गुरु माना जाता है नरिहर दास जी हैं और जो काव्य भाषा है इनकी वह ब्रज भाषा है। इन्होंने ब्रज भाषा में दोहे लिखे हैं, ठीक है? जीवन परिचय पर बात कर लेते हैं। रीतकाल के रीति सिद्ध धारा के। रीतकाल में 3 धाराएँ प्रवाहित हुई, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध और रीतिबद्ध, ठीक है? तो इनमें से रीतिकाल के रीतिसिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल का जन्म संवत 1660 में ग्वालियर के समीप वसुधा गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। एक दोहे के अनुसार उनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में और तरुणावस्था ससुराल मथुरा में बीती, ठीक है? दोहा है ये। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तब नाई आई सुघर मथुरा बस ससुराल, ठीक है? इसी दोहे से हम लोग आकलन करते हैं कि इनका जन्म बुंदेलखंड में हुआ और कुछ समय बाद ये अपने ससुराल मथुरा में बस गए। तो बिहारी जी जयपुर के मिर्जा राज्य जयशाह महाराज जयसिंह के यहाँ रहा करते थे। देखिए ये पहले के कवि हैं, ठीक है? तो उस समय कवि का मुख्य कार्य यही होता था कि वो राजा को कविताएँ अपनी सुनाए और उन्हें प्रसन्न करे, ठीक है? तो इनका कई राजाओं से संबंध रहा, किंतु अंत में ये मुख्य रूप से जयसिंह के यहाँ ही रहे, ठीक? तो कहा जाता है कि जिस समय बिहारी जयपुर पहुँचे, उस समय महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतना लीन थे कि उन्होंने संपूर्ण राजपाट त्याग दिया था। मंत्रियों के कहने पर बिहारी जी ने एक दोहा लिखकर महाराज के पास भिजवाया। दोहा था वो कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल, ठीक है? तो कहते हैं कि इस पर महाराज बाहर निकले और तभी से बिहारी का मान यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे मान होगा, बिहारी का मान बहुत अधिक बढ़ गया। महाराज ने बिहारी को इसी प्रकार के दोहे बनाने की आज्ञा दी। इस प्रकार बिहारी जी ने कई दोहों की रचना की और वो राजाओं को सुनाते थे, जिससे उनको सर्फियाँ भी मिलती थी। मेन रीज़न जीविकोपार्जन ही था कवियों का, उस समय अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने कई दोहे लिखे, कुछ दोहे मिले, कुछ दोहे नहीं मिले, किंतु उन्होंने 719 दोहे जो हैं उनके, उनको संग्रहित होकर एक सतसई बनी है, जिसे बिहारी सतसई नाम से प्रसिद्ध है। और बिहारी जी की एकमात्र रचना ही उनकी यही है, बिहारी सतसई, ठीक है? बिहारी ने सतसई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा। यही एक ग्रंथ उनकी बड़ी कीर्ति का आधार है। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई को हुआ, उतना और किसी का नहीं। बिहारी सतसई का एक-एक दोहा हिंदी साहित्य में एक-एक रत्न माना जाता है। बिहारी सतसई पर अनेक टीकाएँ टीकाएँ अर्थात व्याख्याएँ, अनुवाद, कुंडलियाँ आदि लिखी गई, जिससे बिहारी संबंधी
एक अलग साहित्य ही खड़ा हो गया। ठीक है? बिहारी जी की मात्र सतसई पर इतनी सारी व्याख्याएँ लिखी गई कि जितनी उनकी सतसई नहीं थी उससे ज़्यादा अन्य रचनाएँ हो गई उन्हीं उसी सतसई के ऊपर। ठीक है? तो इनका एक अलग ही साहित्य बन गया। बिहारी का सबसे उत्तम और प्रामाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ और ब्रज भाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला। ठीक है? अगर सबसे प्रसिद्ध और सबसे मार्मिक टीका देखा जाए तो वो बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का है बिहारी पर। ठीक है? ये प्रश्न 1 नंबर में आ सकता है। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। ये नहीं होता कि किसी कवि ने 1000 लिखी हैं, अगर 1000 कविताएँ लिखी हैं तो वो अच्छी हों, ये रचनाएँ हों, अगर उसमें गुण हैं, अगर वो सभी काव्य गुणों से युक्त है, तो फिर वह अलग है, वो रचना यशस्वी होगी, उस रचना का यश बढ़ेगा। ठीक है? मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वह बिहारी के दोहों में चरम उत्कर्ष पर था। ठीक है? तो मुक्तक कविता क्या होती है? ये मुक्तक कविता देखिए छोटी बस 3-4 लाइन ऐसे होगी क्योंकि देखिए उस समय जो था, उस समय राजा को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा समय तो होता नहीं था। वो जितनी कम लाइनों में राजा को प्रसन्न कर सके, ये उतना अच्छा उनको पुरस्कार मिलता था। ठीक है? तो इसलिए उस समय मुक्तक कविता का प्रचलन था। तो मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वो बिहारी के दोहों में चरम उत्कर्ष पर था। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होती होगी, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा और यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। ठीक है? इसीलिए बिहारी जी बहुत अच्छे दोहे लिखते थे। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में ऐसा रस भर सके हैं। ठीक है? उनका एक दोहा है जैसे "सत सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखत में छोटे लगए भेदन सकल शरीर"। ठीक है? बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभावों के विधानों में दिखाई पड़ता है। ठीक है? तो जो उनकी रस व्यंजना है, वो उनके अनुभावों के विधान में दिखाई पड़ती है। अधिक स्थलों पर तो उनकी योजना की निपुणता और उक्ति कौशल के दर्शन होते हैं, पर इस विधान से इनकी कल्पना की मधुरता झलकती है। अनुभवों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सकता। नीचे की हाव भरी सजीव मूर्तियाँ देखिए। "बसरत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भगवन हँसें, दैन कहाए नटि जाए"। मतलब इन लाइनों में उन्होंने अनुभव मतलब जो शारीरिक प्रतिक्रियाएँ होती हैं, उसका किस प्रकार से व्याख्या की है, ये इस दोहे में आप बखूबी देख सकते हैं। ठीक है? भाव व्यंजना या रस व्यंजना के अतिरिक्त बिहारी ने वस्तु व्यंजना का सहारा भी बहु लिया है। विशेषता शोभा या कीर्ति, सुकुमारता, विरहताप, विरह की छेड़ता आदि के वर्णन में कहीं-कहीं वस्तु व्यंजना और चित्त की सीमा का उल्लंघन करके खिलवाड़ के रूप में हो गई है। जैसे दोहे में "इत आवत चली जात उत, चली छसा तक हाथ, चढ़ी हिंडौर सी रहे, लगी उषासन साथ"। देखिए इसमें उन्होंने वस्तु व्यंजना का सहारा लिया है कि वस्तु व्यंजना जैसे इसमें विरह ताप को वस्तु की व्यंजना के हिसाब से लिया जोड़ा गया है। जैसे कि इत आवत चली जात उत, चढ़ी छसातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे। देखो हिंडोरे मतलब झूले। ठीक है? तो झूला अर्थात वस्तु यहाँ पे वस्तु से तुलना की गई है झूले की। और चूँकि वह विरह ताप में जो नायिका है, वह विरह ताप से पीड़ित है और उस विरह ताप को झूले से अर्थात वस्तु से व्यंजना की गई है। अलंकारों की योजना भी इस कवि ने बड़ी निपुणता से की है। किसी-किसी दोहे में कई अलंकार उलझ पड़े हैं, पर उनके कारण कहीं भद्दापन नहीं आया है। असंगत और विरोधाभास की ये मार्मिक और प्रसिद्ध उक्तियाँ कितनी अनूठी हैं। "दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, जुड़त चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीत। तंत्री नाद कवित्त रस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सरवंग"। ठीक है? तो इस प्रकार ये कुछ काव्य कला आप देख सकते हैं जो अंत में मैंने कुछ लिखा है। ये सब काव्य कला है। तो ये प्रश्न आया है बिहारी की काव्य कला को समझाइए, उस पर भी आप ये लिख सकते हैं। चलिए उस पे तो बाद में चर्चा करेंगे। अब अगले वीडियोज़ से हम लोग व्याख्या करना प्रारंभ करेंगे बिहारी जी के दोहों की। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।